सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आज के स्पीकर का तथा सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर सावरकर जी का बहुत बहुत अग्रिम धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपके बिजी शेड्यूल में से आपने इमरजेंसी लेक्चर के लिए भी समय निकाला। जी, क्योंकि नमस्ते मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अनुमति देने के लिए। और आप जैसे स्पीकर की समर्पित भावना से 2015 से अनवरत चल रही है, क्योंकि कहीं यस, न कहीं ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए एक अ, विद्वान स्पीकर हमें हमेशा मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोग उसमें योगेश्वरी जी, डॉक्टर योगेश्वरी जी का भी मैं बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आप तक हमें पहुंचा दिया। तो ये ज्ञान यज्ञ की आज की आहुति अनवरत चलती रहेगी। तो आज का इमरजेंसी स्पीकर भी आप है। और मैं समझ सकती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में से किस तरीके से आपने हामी भर के तुरंत ही 2-3 दिन पहले ही हमारी बात हुई और आपने अपनी अनुमति दी। और सभी पार्टिसिपेंट से भी कहना चाहूंगी कि ये किसी भी वक्ता और स्पीकर के बहुत बड़ा गुण है कि कहीं जरूरत है तो खड़े हो जाना। तो मुझे लगता है कि आज आयुर्वेद के लिए ऐसे ही योद्धाओं की जरूरत है। और एक ऐसे ही योद्धा की आज पुण्यतिथि है। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। रणबीच चौकड़ी भर भर कर वो चेतक बन गया था निराला, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया पवन का पाला था। एक हाथ सनी रक्त से तलवार, दूजे हाथ में उनके भाला था। वो वीर प्रचंड एक लिंग दीवान, इस मातृभूमि का रखवाला था। आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर हम सभी की ओर से मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो दिव्य ज्योति है जो आज भी हमें कहीं न कहीं समर्पित मातृभूमि को रहने के लिए प्रेरित करती है। स्वयं का जीवन उनका दैदीप्यमान था, जिसके कारण आज भी हम नहीं, विश्व में दूसरे देश के लोग भी उनसे लाभान्वित होते हैं। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने एक बार जब भारत में आए थे तो स्पेशली कहा जाता है कि वो हल्दी घाटी को देखने गए थे। कहते मैं वहां जाना पसंद करूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु है, महाराणा प्रताप जी मेरे गुरु हैं। और उनके शिष्य के रूप में मैं जाना जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कहते मैं और मेरी अंतिम जो समाधि है मेरी, उस पे भी यही लिखवाऊंगा कि यहाँ महाराणा प्रताप का शिष्य सोया हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है कि विश्व के अनेक नेता जो अपने देश को सुदृढ़ नेतृत्व देने के लिए महाराणा प्रताप जी की प्रेरणा लेते हैं और उनसे प्रेरित होकर अपने देश के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ऐसे महाराणा प्रताप जी को मैं सादर चरण वंदना प्रणाम करते हुए आज के व्याख्यान की शुरुआत करना चाहूंगी। आज के व्याख्यान के लिए मैं स्पीकर का इंट्रोडक्शन देने के लिए डॉक्टर बबीता राव को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप बेंगलोर में आयुर्वेदिक चिकित्सक है और मैंने एक बार सभी को किया था रिक्वेस्ट, सभी पार्टिसिपेंट्स को आज भी कर रही हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति आगे आए और स्पीकर के सीवी के लिए यानी इंट्रोडक्शन के लिए और कोऑर्डिनेटर के रूप में अगर आप आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इस व्याख्यान माला के माध्यम से हम बहुत अच्छे लोग तैयार कर सकते हैं, जो अच्छे वैद्य भी हो, जिसकी पर्सनालिटी में भी कुछ विशेषता हो, और हम कहीं ना कहीं भारतीय समाज को लाभान्वित कर सके। तो आज के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं डॉक्टर बबीता राव को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आज के स्पीकर का और आज के टॉपिक का परिचय सभी पार्टिसिपेंट्स को करवाएं। डॉक्टर बबीता, ओवर टू यू। हेलो डॉक्टर बबीता जी। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, मैं आपको एक बार, हाँ, वो अनम्यूट करती हूँ, सॉरी बेटा। एक ही मिनट, बस एक ही मिनट। डॉक्टर बबीता जी, नाउ यू कैन अनम्यूट।
सभी को प्रणाम। आज गुरुवर्य गौरव सावरकर सर हम सबको हाउ टू डू कॉपीराइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ाने वाले हैं, जो आज के जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सर अभी प्रोफेसर एंड पीएचडी सुपरवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीरा महाराष्ट्र में वर्क कर रहे हैं। सर टोटल 14 अवार्ड्स ले चुके हैं अब तक। सर टोटल 13 रिसर्च अवार्ड्स लिए हैं। उनके नाम पे 90 कॉपीराइट्स है एंड उनके नाम पे 3 पेटेंट्स है। सर 9 बुक्स पब्लिश किए हैं, जिसमें से ई बुक्स, कैंसर के ऊपर बुक, डायबिटीज के ऊपर बुक, हैंड बुक, ऐसे काफी सारा बुक्स है। सर के नाम पे 49 चैप्टर्स पब्लिश्ड है और 106 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड है। सर 31 सेमिनार्स में गेस्ट स्पीकर या रिसर्च पर्सन रह चुके हैं और 29 नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन रह चुके हैं। सर अराउंड 13 रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। ऐसा वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको इससे काफी ज्ञान बढ़ेगी। मैं सर को बहुत मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। सर द स्टेज इज ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। हितल मैम नमस्ते। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्ते। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया टॉपिक है और मैं सोच रही थी कि मैं इसके बाद भी आपको थोड़ा गाइडेंस के लिए फोन जरूर करूंगी। यस मैं तो पर्सनल गाइडेंस करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि अभी ये आज की जरूरत है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, पर वो ज्ञान कैसा है, लोग अभी ऐसा है कि हम देना चाहते हैं पर लोग उसको चुरा लेते हैं या कुछ कहीं पे और यूज कर लेते हैं कि वो उनकी ये दुर्भाग्य है अपने आयुर्वेद के इसमें कि वो उसका प्रचार और प्रसार अच्छी तरह से ना करते हुए दूसरे का कभी भी हम पेपर प्रेजेंट करते हैं तो अभी कभी कैसा होता है कि कोई किसी की पीपीटी ले लेता है। अगर कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ये हमेशा होता है कि मैं किसी गेस्ट स्पीकर की पीपीटी हो, कभी भी कैसा रहता है कि अगर मैंने किसी का मैंने नॉलेज लिया है तो यू शुड नोट द नेम ऑफ दैट ऑथर या जो भी है कि उनका आप वहां पे नाम दो कि जो कि मैं किसी का मैं वर्क लिया भी है तो मैं वहां पे उसका उल्लेख कर लूं। जैसे एक्नॉलेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीजें आजकल कैसे है कि लुप्त हो जा रही है कि कोई किसी का नॉलेज चुरा रहा है। ने आजकल सोना चांदी प्रॉपर्टी चुराना बात अलग थी। सो दैट्स व्हाई this topic I like to present in front of this in front of you people। and ये जो आज का मंच दिया है, ये भले ही ये यानी क्या बोलते कि टाइम पे हुआ है, बट अच्छी बात हुई है कि बहुत जल्दी ये टॉपिक इस मंच पे आ गया। तो शेयर करूं मैं पीपीटी? हाँ जी डॉक्टर साहब जी। जी डॉक्टर साहब दिख रही है, हाँ जी दिख रही है? जी मूव हो रही है मैम? मूव हो रही है जी डॉक्टर साहब जी। Okay, thank you very much. So today's our topic is how to do copyright. So presentation, अभी ये कॉपीराइट का मीनिंग क्या है अगर हम देखे जाए तो व्हाट इज द कॉपीराइट? कॉपीराइट इज द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क ऑफ ऑथर्स as soon as the author fix the work in a tangible form of expression में जो भी है उसका टाइप, आप लिटरेरी लो, आर्टिस्टिक लो, जो भी उसका ये है, इट इज रजिस्टर्ड टू प्रोटेक्ट ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क सच एज म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा, फिल्म, फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑल्सो। मीन अगर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर अगर मैंने ये किया है तो उसकी लैंग्वेज जो है सॉफ्टवेयर की, वो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी हम कॉपीराइट कर सकते हैं, जो कि उस प्रोग्राम को कहीं दूसरा कोई अलग तरह से यूज ना करे। एक्सक्लूसिव लीगल राइट टू प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, पब्लिश और रिफॉर्म ओरिजिनल लिटरेचर, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क। सो द क्रिएटर, just a minute. The creator is usually the copyright owner, and
जैसे अगर मुझे कुछ कॉपरेट करना, आई शुड बी ओनर, मैंने किसी का वर्क ले लिया और मैंने कॉपरेट कर लिया, कि ऐसा ना हो। देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ कॉपरेट्स? तो प्रोटेक्ट्स योर वर्क एंड स्टॉप अदर फ्रॉम यूजिंग इट विदाउट योर परमिशन। यू गेट कॉपरेट प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली, यानी हमने अगर किसी का कॉपरेट ले लिया तो जो भी है, जैसे अभी अगर आप फिर से ध्यान में ले कि जब भी आप गूगल से कुछ इमेजेस लेती हैं, या कोई भी बंदा है जो गूगल से कुछ इमेजेस लेता है, तो वहां पे कॉपीराइट लिखा रहता है, तो यू शुड, आप कैसे उसको क्रॉप कर लेते हैं, यानी हमारी हमेशा की आदत रहती है कि उसमें वो इसका सिंबल ना आए, ये ना आए, बट यू शुड डिस्प्ले आपने वो कहाँ से इमेज ली है। इट्स प्रोटेक्ट यू, यू आर वेरी ओपन माइंड अपना होना चाहिए कि मैंने ये ली है तो ये मैंने डिस्प्ले करना चाहिए, कि वहां पे कॉपीराइट जिस कंपनी से है, जो ऑथर ने वो उसको अपलोड की है गूगल के ऊपर, यू शुड डिस्प्ले हिज नेम और दिस कंपनी। So it helps to protect the value of author, academic research works by giving the originator of the work the ability to protect it from the unlicensed or uncredited users. That offers the right to the reproduction, modification, distribution, public performance and public display. एक जो चीजें आपने कॉपीराइट कर दी तो उसको अपडेट करने के लिए आप उसका रेफरेंस देके और उसको बदलाव कर सकते हैं। So the main essential characteristics features of the copyright. So उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, यानी जो खुद बनाने वाला है वो सिर्फ उसका ऑथर हो। देन आपके साथ अगर 2-3 लोग हैं तो 2-3 लोग मिला के भी वो कॉपीराइट डाल सकते हैं। एक्सप्रेशन इन सम फॉर्म्स, मैंने मीन्स कहा जो भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली व्हेन द क्रिएटेड वर्क इज एक्सप्रेस और फिक्स इन द मैनुअल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक और इन सम टेंजिबल फॉर्म। क्योंकि कॉपीराइट के सब नियम दिए हैं, जो भी मैनुअल दिया है गवर्नमेंट के इसमें, तो उनके दायरे में हमारा कॉपीराइट होना बहुत जरूरी है। तो बंडल ऑफ राइट्स मींस द क्रिएटर और ऑथर ऑफ वर्क्स विल हैव अ बंडल ऑफ राइट्स इन हिज क्रिएशन। एक बार उसने वर्क कर दिया तो इन वेरियस फॉर्म्स ही कैन डू एनीथिंग अबाउट योर कॉपीराइट वर्क। फॉर एग्जांपल, J.K. Rowling, who is the author of a famous novel Harry Potter, has multiple rights like a right of reproduction, same right to issue the copies, right to perform or communicate the work in public, and right to make a film, right to make a translate, and etc. So with one copyrighted work, he is able to do various types of things. Just a minute. Sorry. For example, literary work. We are go by step by step. So in literary work, we can see there the books, novels, stories, computer programs, tables, compilation, including computer database, lectures. It includes the speech, then the public address, written work such as the articles, books. अगर लिटरेरी वर्क में देखा होगा तो we are making some notes or some tree diagrams related to our studies, so we can do the copyright also that diagrams also. अगर हम conceptual diagrams बनाते हैं, अगर एक बड़ा सा टॉपिक है, हमने हमारे दिमाग से कुछ conceptual notes बनाई है, तो उसको conceptual notes को हम भी copyright कर सकते हैं। आर्टिस्टिक वर्क में पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, कार्टून्स, ड्राइंग, देन द डायग्रामेटिक वर्क्स ऑन द डांस स्टेप्स, ड्रामेटिक में डांस स्टेप्स, कुछ जो भी है, देन द सिनेमेटोग्राफी, फिल्म्स, मूवीज, वीडियो फिल्म्स, देन द साउंड रिकॉर्डिंग में एनी टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड्स, रिकॉर्डिंग ऑफ सॉन्ग्स बाय द साउंड रिकॉर्डर्स, then adaptation include the conversion of any form of work into other, the conversion of literary work into the dramatic work. So there is so many types of example we can do as a copyright, but most of the time हमें जो काम में आता है वो आता है लिटरेरी वर्क एंड आर्टिस्टिक वर्क। ये दोनों हेड्स में हम अपना वर्क कॉपीराइट कर सकते हैं। Then what can be copyrighted? So 8 categories of work as copyrightable: literary, musical, dramatic works, pantomimes or choreographic works, pictorial, graphical works, sculpture works, sound recording, then motion picture or other AV works, कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे मैंने बोला था कि जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो भी हम कॉपीराइट कर सकते हैं। कंपाइलेशन ऑफ वर्क्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स, एंड द
आर्किटेक्चर वर्क्स। व्हाट कैन बी कॉपीराइट, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कॉपीराइट होगा क्या, ये वो कॉपीराइट होगा क्या। तो आइडियाज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आर नॉट कॉपीराइटेबल। क्योंकि आइडिया रहते, मेरे दिमाग में आइडिया आई, हाँ, बट आप कैसे, कभी डिस्कशन में ऐसा होता है, फ्रेंड डिस्कस करते हैं या कोई पर्सन टू पर्सन डिस्कस करता है, उसकी आइडिया रहता है, पर आइडिया कंसेप्चुअलाइज लाके उसने अगर कुछ चीज कर दी तो इट शुड बी कॉपीराइटेड। बट कैसे आइडिया चुरा लेने वाले भी बहुत सारे रहते हैं, तो यू बी अवेयर अबाउट दैट। तो the list of ingredient for recipes are not copyrightable, but however the recipe instructions are protected। मीन्स रेसिपीज के इंग्रेडिएंट, अगर कोई रेसिपी है, अगर हम सूप बना रहे हैं तो सूप के इंग्रेडिएंट कॉपीराइटेबल नहीं है, बट आप जिस ढंग से स्क्रिप्ट लिख के जो भी रेसिपी बना रहे हो, तो वो रेसिपी की जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, कि वो नहीं है तो आपने उसको कॉपीराइट किया है। The title, names, short phrases and the slogans are not copyrightable। जैसे नेक्स्ट स्लोगन है the just do it, तो ये कॉपीराइटेबल नहीं है, पर इसी को अगर अलग ढंग से हमने प्रेजेंट किया है, वो एज अ ट्रेडमार्क हम पब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज रहती है, जैसे कोको कोला हो गया या पेप्सी हो गया, इनके जो है ये ट्रेडमार्क्स है, ये इसको एज अ ट्रेडमार्क वो कॉपीराइट कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्स, न्यूज एंड रिसर्च आर नॉट कॉपीराइटेबल। देन द वर्क इन द पब्लिक डोमेन आर ऑल्सो नॉट कॉपीराइटेबल। जैसा अगर मैंने कुछ यहाँ पे जो ये है, ये भी मैं डिस्क्लोजर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ मैं मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, ये कॉपीराइटेबल, ये मैंने गवर्नमेंट साइट से लिया हुआ मटेरियल है। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी मैंने बाहर से लिए हैं। सो अगर मैं ये पीपीटी आपसे शेयर भी करूँ तो ये आप वहां पे डिक्लेयर कर दीजिएगा, ये मेरा खुद का मटेरियल नहीं है, ये मैंने कहाँ से लिया है। और मैंने कुछ जो प्रैक्टिकल में बताऊंगा वहां पे कुछ स्क्रीनशॉट है लगाए हैं, अभी मैं उसको स्टेप बाय स्टेप भी आपको मैं बताऊंगा हाउ टू डू कॉपीराइट। वर्क इन अ पब्लिक डोमेन हो गया। देन द वर्क्स दैट आर नॉट फिक्स इन द टेंजिबल मीडियम ऑफ द एक्सप्रेशन, मीन्स एक्सटेम्पोरियस स्पीचेस, मीन्स जो भी एक्सटेम्पोरियस स्पीचेस मीन्स जो भी आप समझ सकते हो कि जो भी भाषण, जो भी मैं स्पीच देते हैं कोई लोग, दैट आर नॉट रिटन और रिकॉर्डेड। द कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहता है, कॉपीराइटेड, ये सब ये थोड़ा सा ट्री डायग्राम है। यहाँ पे प्रोसेस उन्होंने समझाई है यहाँ पे। तो फिलिंग द एप्लीकेशन अलोंग विद द फी, यानी एक फी के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए वहां पे चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस है ₹500 ओनली। 500 रुपए लगते हैं एक कॉपीराइट को फाइल करने के लिए। तो जब हम फाइल करते हैं तो तब एक डायरी नंबर रिसीव होता है, डायरी नंबर आता है उसका। देन 30 डेज मैंडेटरी वेटिंग पीरियड रहता है फॉर ऑब्जेक्शन, क्योंकि ये जो हमारा वर्क है ये पब्लिक डोमेन में अपलोड होता है, तो 30 डेज के पीरियड में कोई भी जो भी पब्लिक डोमेन में हो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। अगर वहां पे ऑब्जेक्शन आया, नहीं आया, तो ऑब्जेक्शन नहीं आया तो स्क्रूटिनी फॉर एग्जामिनर स्क्रूटिनी के लिए जाता है। अगर वहां पे ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन फाइल्ड होने के बाद द लेटर इज सेंड टू द बोथ द पार्टीज, जो भी जिसने भी ये कॉपीराइट डाला है और जो भी चाहता है कि मेरा वर्क था, इन्होंने कॉपीराइट किया है, तो इसके ऊपर बाद में लीगली कुछ केसेस होते हैं। अगर उसका ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो स्क्रूटिनी एग्जामिनर जो रहता है वो स्क्रूटिनी करता है। वहां पे अगर स्क्रूटिनी जो एग्जामिनर है उसको अगर डिस्क्रिपेंसी लगती है, तो डिस्क्रिपेंसी आती है तो डिस्क्रिपेंसी मेल करता है हमें, जो भी हम मेल आईडी वहां पे यूज करते हैं। तो डिस्क्रिपेंसी फाउंड, द डिस्क्रिपेंसी लेटर हमें आता है, तो हमें उस डिस्क्रिपेंसी का विद इन 30 डेज रिप्लाई देना रहता है। और डिस्क्रिपेंसी का रिप्लाई भी इस तरह से हो कि जो डिस्क्रिपेंसी लिखी है उसके अकॉर्डिंग ही अपना रिप्लाई हो, क्योंकि बाद में क्या होता है कि वो फिर से हमें मेल डालता है कि यूर रिस्पॉन्स इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। सो अगर वहां पे अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं रही, तो डिस्क्रिपेंसी नहीं रही तो वहां पे हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जाता है, और हमें बाद उसके बाद आरओसी यानी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है। रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद हमें मेल आता है। पहले क्या क्या पहले ऐसे प्रोसेस होती थी, पहले बाय पोस्ट आता था जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे जैसे अभी डिजिटल हो गया पूरा मीडिया, तो अभी मोबाइल इसके ऊपर हमें मेल के ऊपर ही लिंक आती है, लिंक में जाके हमें अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। तो पहले हार्ड कॉपी आती थी गवर्नमेंट से, अभी ये सॉफ्ट कॉपी में आने लगा है। सो स्टेप 1,
जो कॉर्पोरेट फाइल करते हैं तो उसके लिए फाइलिंग के लिए एप्लीकेशन, तो along with the requisition fee, an application needs to submit the online. The once the application is filed, a diary number is generated and issued to the applicant. तो डायरी नंबर बहुत जरूरी है कि अपना एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए। जो डायरी नंबर रहता है कि आप अगर कॉर्पोरेट जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पे हम स्टेटस जानने के लिए, अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे 30 डेज हो चुके हैं, 30 डेज होने के बाद मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो जो डायरी नंबर है बहुत जरूरी है। डायरी नंबर आपको स्टेटस रहता है एप्लीकेशन का, वहां पे डाल के स्टेटस जाने तो वहां पे आपका कौन से स्टेप पे है वो आपको पता चलता है। Then examination. There is a minimum waiting period for 30 days for recording and analyzing the objection that may come up against the corporate application. In case of no objection, जैसे मैंने बोला था, the application goes ahead of the scrutinization by the examiner, and scrutiny examiner अगर वहां पे उसको discrepancy रही तो वो हमें back to the author आता है कि वहां पे उनके जो doubts है, discrepancy यानी उनके actually main doubts ये रहते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा है, तो हमें वो रिजॉल्व करने पड़ते हैं। इन केस ऑफ जीरो डिस्क्रिपेंसी तो ये बाद में नेक्स्ट स्टेप के लिए जाता है। तो स्क्रूटिनी गिव्स हिज राइट टू द टू ऑप्शन। In case of discrepancy found during a scrutiny, a letter of discrepancy is sent to the applicant, letter is generated and sent to the applicant. Based on the reply from the applicant, the registrar conducts a hearing of alleged discrepancy. इसके भी hearing होते हैं, जैसे पेटेंट के भी है, पेटेंट के भी हियरिंग होते हैं। अगर एक मैंने कॉर्पोरेट व्हाट कैन यू से मैंने एप्लीकेशन डाला है, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आई है, डिस्क्रिपेंसी आने के बाद अगर वो रिजॉल्व नहीं होती या कुछ उन्हें डाउट रहते तो उसके हियरिंग्स लगते हैं, तो वहां पे हियरिंग भी होते हैं रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मींस पेटेंट के भी हियरिंग्स होते हैं और कॉपीराइट के भी हियरिंग्स होते हैं। सो the registrar conduct a hearing of alleged discrepancy row once, and the discrepancies are sorted. During the hearing, the extract of the same are sent to the applicant for him or her registration of copyright. And in case of zero discrepancy, this would mean that the copyright application fulfill all criteria required for the copyright, and applicant is then given an NOC to go ahead with the registration of the same. If the registration is not approved, then the application received the letter of rejection, यानी rejection की chances वहां पे रह सकते हैं। So in case of an objection filed, while we listed about the scenario of no objection, in case one is faced with an objection, the following procedures takes place. The authorities send out a letter to the two concerned parties, trying to convince them to take back the objection. यानी मैं भी किसी को बोल सकता हूँ कि आपका ऑब्जेक्शन पीछे ले लो। After requisite replies from the third party, the registrar conducts a hearing. Depending on whether the registrar accept the reply, जो भी हमने रिप्लाई दिया है वो अगर एक्सेप्ट करना है या ना करना है, ये पूरे राइट्स रजिस्ट्रार के पास है जो कॉर्पोरेट ऑफिस के रहते हैं। If the application is accepted, the application being accepted means that the objection has been rejected. The application goes ahead for the scrutinization by the examiner, and this scrutiny gives the right to two options. In case of discrepancy found during scrutiny, a letter of discrepancy sent to the application, letter generated and sent to the applicant. Based on the reply from the applicant, the registrar conducts a hearing of alleged discrepancy row, and once the discrepancy are sorted during the hearing, the extract of the same are sent back to the applicant for him or registration copyright. In case of zero discrepancy, this would means that the copyright application fulfills all criteria and वो आगे प्रोसेस होगा। If the application is rejected, यानी हमने जो रिप्लाई किया अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। In case this happens, then the applicant receives the rejection letter that marks the end of the corporate procedure. Means आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड हो जाता है वहां पे और आपकी डॉक्यूमेंट प्रोसेस वहां पे खत्म हो जाती है, बट आपके जो 500 रुपए भरे हुए हैं वो वापस नहीं आएंगे, वो सीज हो जाएंगे। So step 3, that is registration. As can be seen from the aforementioned step, the registration solely depends on the registrar. Once everything is clear from the registrar end, the applicant receives the copyright and can legally exercise all copyright that come with the owner of that copyright. So अभी ये टोटल प्रोसीजर है, थोड़ा आप ध्यान पूर्वक यहाँ पे
देख भी सकते हैं अगर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ऐसा एक पोर्टल है अपना जो कॉर्पोरेट ऑफिस का है, तो www.copyright.government.in, यहाँ पे आपको अगर डिस्प्ले में दिख भी रही होंगी जो हम जहाँ पे HTTP के पूरा सर्च करते हैं लैपटॉप में, तो कॉपीराइट की जो वेबसाइट है वो copyright.gov.in। तो इसके ऊपर जाने के बाद ये जो एक पोर्टल ओपन होता है, तो आपको पहले पोर्टल के ऊपर जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यू शुड हैव टू रजिस्टर फर्स्ट। वहां पे न्यू यूजर करके आपको वहां पे दिख रहा होगा, वहां पे एरो है रेड कलर का, तो न्यू यूजर के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो अगर आपने न्यू यूजर पे क्लिक किया तो दिस विंडो इज कम, यहाँ पे आपकी बेसिक ऑल डिटेल्स आपको डालना है, और जो भी आप यहाँ पे मेल आईडी फोन नंबर आप डालोगे तो ये आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट हो, ये कहीं पे गलत ना हो, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से जान लेना। यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ पे देखने हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन है आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए रहेगा, तो वहां पे जो आपका आंसर है, तो आंसर आपको याद रखना है कि आपका क्वेश्चन, आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था और अभी वहां पे आप आंसर क्या दे रहे हो। यहाँ पे आपको यूजर करना है, आप कैसा भी हम प्राइवेट खुद उसको बना रहे हैं, तो ये जनरल यूजर है। दूसरा है एक सोसाइटी यूजर, यानी इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे यूजर हो सकता है अगर कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे जनरल यूजर करके हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि हम एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल यूजर यहाँ पे नोट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं, टाइटल, एड्रेस जो भी है, नेशनलिटी, ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट। दो बार आपको चेक करना है क्योंकि पूरा टोटल उसके बाद का पूरा कम्युनिकेशन आपका उसी ईमेल आईडी पे होता है। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको खुद को डालना है। देन कंट्री, नेशनलिटी वहां पे डालना है। देन क्वेश्चन ये हो गया था यूजर आईडी पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड हमेशा आपके प्रोटेक्शन के लिए सही रखना है, और अगर आपने पासवर्ड भूल भी गए तो आप जो भी मेल आईडी डालोगे उस मेल आईडी पे फिर से वो क्रिएशन लिंक भेज के जनरेट कर सकते हैं। तो मेल आईडी करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका सबमिट बटन दबा के आप आगे जा सकते हो। आपका यूजर जो आपका प्रोफाइल है वो प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अभी हम यूजर आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, ये जो कैरेक्टर्स है कैरेक्टर को डाल के बाद में सबमिट करके हम हमारे प्रोफाइल में एंटर करेंगे। तो इस प्रोफाइल से हम अभी एंटर करेंगे हमारे प्रोफाइल के ऊपर। तो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ ऑथर, यानी अगर ये मेरा प्रोफाइल हो सकता है, आपका भी प्रोफाइल हो सकता है, तो ये आपका एक प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल में कैसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, ई फाइलिंग एप्लीकेशन, पेंडिंग एप्लीकेशन, then the status of application, details of processing fee, checklist, workflow, then the work uploaded discrepancy reply, pre-hearing document, जो मैंने बताया था hearing documents, जब hearing होता है तो pre-hearing documents लगते हैं, hearing documents लगते हैं, upload work and document, जो आपका pending work है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। then re-upload work, अगर उनसे आया कि भाई ये वर्क अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप री-अपलोड भी कर सकते हैं। make payment, पेंडिंग पेमेंट्स, पेमेंट हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्शन पिटिशन। सो ये सब यहाँ पे ऑप्शंस है। बट हमें अभी क्या करना है, हमें अभी करना है कि एप्लीकेशन फाइल करना है। मेरे पास जो भी वर्क है उसको फाइल करना है। तो ई फाइलिंग इज ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे ई फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दिस इज द ई फाइलिंग। जैसा अभी वहां पे मैंने एक स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके वो रेड मार्क दिख रहा है, दैट इज द ई फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ई फाइलिंग के बाद क्या होता है, ये जो अभी स्क्रीन दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर फॉर द ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। यहाँ ये जो अपना ये है ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके हमें आगे बढ़ना रहता है। तो वहां क्लिक करने के बाद दिस पेज इज ओपन। यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म XIV एप्लीकेशन, XIV में फॉर्म का नंबर है। जैसे हम ये रोमन नंबर दिया है, जैसे अपने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स रहते हैं, ये फॉर्म का नंबर है, रोमन नंबर है। देन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट,
ये है एप्लीकेशन रहता है। यहाँ पे हम अभी कम्युनिकेशन ऑन दिस सब्जेक्ट में बी एड्रेस टू, यानी यहाँ पे अभी जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे करेंगे वो कौन से एड्रेस के ऊपर वो कम्युनिकेशन हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि अभी ऊपर देखिए, ऊपर भी एक ऑप्शन दिया है, इन अकॉर्डिंग विद द रूल 70 ऑफ कॉपीराइट रूल 2012 आई हैव सेंड बाय प्रीपेड रजिस्टर पोस्ट, पर अभी रजिस्टर पोस्ट नहीं रहा है। तो हम अभी नीचे वाला जो थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑन द सब्जेक्ट में बी एड्रेस, इस पे हम कम्युनिकेशन का ऑप्शन डाल सकते हैं। देन यू हैव टू प्रेस, उसके बाद दिस एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, जो भी मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन डाली, जैसे मैंने नाम डाला है पूनम सावरकर, कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी मुझे लगता है, पिन कोड डाला है और फोन नंबर डाला है। फोन नंबर भी आपका करेक्ट होना बहुत जरूरी है, पर वहां पे रेड मार्क नहीं है, नहीं भी डाला तो भी चलेगा, बट ये आपको बाद में यूज में आ सकता है, तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल दीजिएगा वहां पे। देन आई एक्सेप्ट, जो भी वहां पे जो ब्रैकेट दिया है उसके ऊपर क्लिक करके हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। आई एक्सेप्ट के ऊपर मैंने ब्लू कलर का मार्क आ गया है, और ब्लू कलर का मार्क आ गया है यहाँ पे, और ब्लू कलर के मार्क के बाद आपको सेव करना है। यहाँ पे आप देखो, आप दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेव एंड रिसेट। मैंने आई एक्सेप्ट कर दिया, पर मुझे रिसेट नहीं करना है। रिसेट करना है तो आपको फिर से पूरी अगर आपने इंफॉर्मेशन गलत भर दी हो तो आपको वहां पे रिसेट करना है, यानी वो फिर से वो ब्लैंक हो जाएगा, आप फिर से टाइप कर पाओगे। अगर मुझे रिसेट नहीं करना है, मुझे सेव करके आगे जाना है, तो आई हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड देन आई गो टू द सेकंड स्टेप। So this is the second step that for only one author। अगर मेरे साथ मैं अकेला हूं तो वहां पे देखो कि राइट साइड में एक ऑप्शन दिया है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, जो मैंने एड्रेस प्रीवियसली डाला था अभी, तो आपको वही एड्रेस वहां पे चाहिए क्या, तो वहां पे क्लिक कर दो। अगर मैं अकेला हूं, वहां पे तीन ऑप्शंस दिए हैं, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, इंडिविजुअल, बिजनेस एंड अदर। यानी बिजनेस पर्पज से आप कॉपीराइट कर रहे हैं तो वहां पे आप बिजनेस को क्लिक कर सकते हैं। इंडिविजुअल यानी आप अकेले हो तो आप वहां पे इंडिविजुअल पे क्लिक करो। अगर आप 4 लोग हो तो वहां पे आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो अदर्स में क्या होगा, आप 1 क्या 2 क्या 3 लोग भी ऐड कर सकते हो। तो वहां पे आपको ऑप्शन दिए हैं, अप्लीकेंट डिटेल्स, नेम, फुल एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, नेशनलिटी डालना है, और बाद में यहाँ पे एक ऐड मोर नाम का ऑप्शन है, वो क्लिक करना है। तो आपको जो जैसे अभी यहाँ पे देखो नेम ऑफ एप्लीकेंट दिखा आपको, पूनम सावरकर, वैशाली कुचियवाला और गौरव सावरकर, तो ये ऐसे ऐड होते जाएंगे, ऐड मोर करते करते ऐसे 1 by 1 वहां पे दिखते जाएंगे। देन हमने ऑथर ऐड कर चुके हैं, अभी हमें आगे जाना है। तो अभी एप्लीकेंट जो भी मैं हूं, क्योंकि मैं मेरे प्रोफाइल से डाल रहा हूं, तो मैं एज अ एप्लीकेंट मुझे मेरी साइन जो है वो अपलोड करनी है, क्योंकि मेरी साइन जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसके ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मेरी साइन जेपीजी फॉर्मेट में, और वहां पे उन्होंने फाइल साइज दी है 512 KB के नीचे होनी चाहिए। सो आपकी जो फाइल है, जो साइन है ऑलरेडी आपको रेडी रखनी है, तो आपको वहां पे आपकी साइन अपलोड करनी है। तो यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे आपको देखेंगी कि साइन यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। आप यहाँ पे साइन देख सकते हो। उसके बाद साइन अपलोड हो गई, एप्लीकेंट सिग्नेचर इस कॉलम इज क्लोज। देन हमें आगे जाना है। आगे जाने के बाद जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है हमें कि नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ द वर्क। अभी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, मैं ऑथर हूं या ओनर हूं उसका। आप ओनर एंड ऑथर कर सकते कि मैं ही ओनर हूं और मैं ही ऑथर हूं। पब्लिशर हूं, कंपोजर हूं, प्रोड्यूसर हूं, आर्टिस्ट हूं। सो ये ऑप्शंस हमें क्लिक करने रहते हैं कि इसमें से आउट ऑफ देम यू हैव टू क्लिक कि मैं कौन सा ऑप्शन क्लिक कर सकता हूं। तो राइट साइड में देखिए कि मैंने यहाँ पे ऑथर क्लिक किया है। क्लास ऑफ वर्क क्या है, तो मोस्ट ऑफ द अपने वर्क क्या रहते हैं कि हम एकेडमिक फील्ड में हैं, तो मोस्ट ऑफ द हमारे लिटरेरी वर्क ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिटरेरी वर्क क्लिक किया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क आपको हार्डली 150 वर्ड में क्या है, 150 वहां पे उन्होंने दिए हैं कि हम 150-200 वर्ड में क्या कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं।
तो ज्यादा नहीं लिखा तो भी चलेगा डिस्क्रिप्शन, आप 2-3 लाइन में भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि ये वर्क किस टाइप का वर्क है। देन द टाइटल ऑफ वर्क, यहाँ पे ये एक बात हमेशा याद रखना कि जो मैं टाइटल यहाँ डाल रहा हूं, एक हमेशा याद रखना कि जो मैं फाइल अपलोड करूंगा बाद में, ये होने के बाद एक फाइल अपलोड होनी रहती है, उस फाइल में जो टाइटल है सेम वही टाइटल यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। मार्क देखना कि वहां पे वो ना कैपिटल हो, ना स्मॉल लेटर में आए, ना वहां पे कोई ब्रैकेट अलग से आए, ना डॉट आए, ना फुल स्टॉप आए अलग से। जो फॉर्म में आपके इसमें होगा सेम टाइटल यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पे डिस्क्रिपेंसी आती है। तो ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिपेंसी बहुत सारे, हम हड़बड़ी में क्या करते हैं कि जो लिखा है हम ऐसा देखते नहीं कि पहला लेटर हम कैपिटल डाल देते हैं, बाकी लेटर स्मॉल सेंटेंस केस में डाल देंगे। बट हमने हमारे जो कॉपीराइट वाला टाइटल रहेगा, हम उस वहां पे हमने क्या किया होगा कि हर एक लेटर को बीच बीच में कैपिटल किया होगा, तो वहां पे वो कॉपीराइट जब रजिस्ट्रार देखता है, जो भी स्क्रूटिनाइज ऑफिसर है, उसको डिस्क्रिपेंसी डाल के रिटर्न बैक टू द ऑथर करता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखें, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से पूरा जा चुका हूँ, क्योंकि समझ सकता हूँ कि और बाद में वो डिले होता है प्रोसेस, डिस्क्रिपेंसी में आया तो वो और उसका 1 या 2 या 3 महीने में वो चला जाता है। उसके बाद टाइटल ऑफ वर्क हमने हो चुका है। देन लैंग्वेज ऑफ वर्क, अभी कैसे है लैंग्वेज ऑफ वर्क, आप बोलेंगे कि हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, बट हमेशा याद रखिएगा हम कुछ श्लोक हमने डाला है या कुछ वर्ड्स संस्कृत के कुछ वर्ड डाले होंगे, कोई के यहाँ पे हिंदी का यूज किया होगा, तो ये चीज बारीकी से थोड़ा सा गो थ्रू होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे एक दो कॉपीराइट्स यहाँ पे वापस आ चुके थे। क्योंकि कैसा है कि कॉपीराइट वर्क जो है ना, उसमें हमें देखना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे मैंने यूज की है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट हमारे जो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस रहते हैं कि वो ऑप्शन अभी महाराष्ट्र में तो मराठी होगा, बाकी हिंदी, उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत, ये चारों ही लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द हम यूज करते हैं। बाकी भी भाषाएं होती है, बट डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ द लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे यूज करने, अगर मल्टीपल लैंग्वेज आपको यूज करने हैं तो आपको कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल का बटन रहता है हमारे लैपटॉप में, तो कंट्रोल का बटन दबा के हमें बाकी भी लैंग्वेज वहां पे सिलेक्ट करनी है। तो ये लैंग्वेज सिलेक्शन हो गया। हमने यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है उन्होंने लैंग्वेज ऑफ वर्क के पास प्रेस कंट्रोल की फॉर मल्टीपल सिलेक्शन, तो आपको कंट्रोल की दबा के वहां पे लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है और हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं वहां पे। तो अभी हमने लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी, अभी हम हमारे 7वें पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। 7वां पॉइंट कह रहा है नेम, एड्रेस एंड नेशनलिटी ऑफ द ऑथर एंड इफ द ऑथर इज डिसीज एंड डेट ऑफ द डिसीज। अगर ऊपर दिए हुए ऑथर अगर सेम है तो हम यहाँ पे एक बॉक्स आता है, देखिए अभी यहाँ पे ये 11वां नंबर का पॉइंट, सॉरी नीचे देखो 7 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे सेम एज एप्लीकेंट करके बॉक्स एम्प्टी है, बट अभी नेक्स्ट इसमें मैंने उसको क्लिक करके वो ब्लू हो चुका है। ब्लू होने के बाद यहाँ पे जो भी ऊपर के 3 ऑथर्स थे, वो तीनों ऑथर्स यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि इफ द ऑथर इज डिसीज द डेट ऑफ हिज डिसीज। अगर ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ एक था कि अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी कुछ दुर्घटना में डेथ हो गई या कुछ, और बट वो हमारे जो कॉर्पोरेट वर्क था उसमें ऐड था, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे उसकी वहां पे डेट ऑफ डिसीज भी लिखनी है। सो शुड रिमेम्बर, एंड ऐसा नहीं कि वो नहीं रहा तो हम उसका डालेंगे नहीं, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, यू शुड रिमेम्बर हिम, और आपको वहां पे उसका वो डेट डालना है। देन हम अब जाएंगे 8वें पॉइंट के ऊपर, वेदर द वर्क इज पब्लिश और अनपब्लिश। देखिए ऐसा रहता है कि अगर मेरा वर्क ऑलरेडी कॉपीराइटेड था, मैंने पब्लिश हुआ, अभी मैं उसको एडिट करने जा रहा हूँ,
तो आपका वर्क ऑलरेडी पब्लिश है, या कुछ वर्क होगा जो ऑलरेडी पब्लिश होगा और उसको आप कॉपीराइट करने जा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि मेरा वर्क पब्लिश है या अनपब्लिश है। पब्लिश यहाँ पे आपने लिखा तो बहुत सारे वहां पे क्वेश्चन आंसर आपको देने पड़ते हैं कि ये पब्लिश किया होगा, तो क्योंकि कैसा रहता है कि आपने पब्लिश किया है तो उसके बहुत सारे राइट्स जहां पब्लिश किए होंगे उनके भी राइट्स रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। तो हमेशा याद रखना कि अनपब्लिश वर्क की कॉपीराइट के लिए जाए, पब्लिश के लिए आपके पास ठोस वहां पे आपके पास कुछ पुख्ता सबूत रहे कि ये पब्लिश है बट मेरा है। देन यस, 9th पॉइंट, ईयर एंड कंट्री ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन एंड नेम, एड्रेस एंड नेशनलिटी ऑफ द पब्लिशर। ऐसे अगर आपने बोला कि ये अगर पब्लिश है तो नीचे वाले ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, अगर नहीं बोला है तो ऑप्शंस ओपन नहीं होंगे। जिन हमें अभी जाएंगे 11 पॉइंट के ऊपर, 9th पे थे, 9th के ऊपर से अभी हम जाएंगे 11, क्योंकि कैसे है कि 9th 10th ये दोनों पॉइंट जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं वेदर द वर्क इज पब्लिश के ऊपर। यानी अगर यहाँ पे जो भी वर्क पब्लिश हुआ होगा तो अभी वो उसके डिटेल्स हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे कि किसने पब्लिश किया था, कहाँ पब्लिश किया था, किस कंट्री में पब्लिश किया था, ईयर ऑफ पब्लिशन क्या, डेट क्या थी और किसके साथ हमने पब्लिकेशन किया था। अभी 11th पॉइंट जो अभी हमारा पर्सनल जो अनपब्लिश वर्क है वो हम अभी कॉपीराइट करने जा रहे हैं। तो अभी 11th पॉइंट दिया है उन्होंने, नेम एंड एड्रेसेस एंड द नेशनलिटीज ऑफ द ओनर ऑफ द वेरियस राइट कंप्रोमाइजिंग द राइट इन द वर्क एंड द एक्सटेंट ऑफ द राइट हेल्ड बाय ईच together with particulars of the assignments and the license if any। तो इसका कह सकते हैं अगर ये पब्लिशर है आपके साथ कोई तो यहाँ पे हम सेफ साइड में जाए तो सेम एज एप्लीकेंट जो भी हमारे जो नाम है ऊपर दिए हैं सेम एज एप्लीकेंट अगर कर दिया तो डायरेक्टली ये जो नाम है ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट वो हमारे 3 नाम आ सकते हैं। अगर आपको लगा यहाँ पे और तीसरा पब्लिशर का नाम आना है तो आप यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा और पब्लिशर सेम एज अ पब्लिशर है, सेम एज ऑथर है, सेम एज एप्लीकेशन, ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, ये ऑटोमेटिक ऑप्शंस आ जाते हैं। देन 12th नंबर का पॉइंट है, नेम एंड एड्रेस एंड नेशनलिटी ऑफ द अदर पर्सन इफ एनी ऑथराइज टू असाइन और लाइसेंस द राइट्स कंप्राइजिंग द कॉपीराइट। अगर मुझे मेरा वर्क अगर किसी को चाहिए रहता है तो उसको ऑथराइज कौन करेगा, तो ऑथराइज करना है तो मैं ऑथर हूं तो मैं ऑथराइज करूंगा। तो यहाँ पे हमें लिखा है कि सेम एज ऑथर, यानी जो भी 3 लोग ऊपर मेंशन किए हैं वही ऑथराइज रहेंगे कि ये वर्क जो है कॉपीराइट करना वो करने के लिए 100% एलिजिबल है। तो ये हमारा 12वां पॉइंट हो गया। देन यहां से हम जाएंगे दिस इज, उसके बाद ये यहाँ पे यहाँ पे हमारे 12 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो नीचे और एक रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप एक बटन रहेगा, वहां पे हम नेक्स्ट स्टेप गए तो ये 3rd स्टेप है, स्टेटमेंट ऑफ फर्दर पर्टिकुलर्स। सो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द वर्क टू बी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एन ओरिजिनल वर्क, आपका वर्क ओरिजिनल है। यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन दिया है उन्होंने नो। अगर नो ऑप्शन आप क्लिक करते हो तो आपको नीचे वाले आंसर्स देने पड़ेंगे, द ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इन द पब्लिक डोमेन, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इन विच कॉर्पोरेट subsists, then the adoption of the work in the public domain, then the adoption of work in which copyright subsists। So ये सब आपको आंसर्स देने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे ऑप्शंस खुलेंगे फिर से। तो आपने अगर ये वर्क खुद बनाया है तो ये ओरिजिनल वर्क करके आपको वहां पे यस क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अभी देखिए वहां पे आपने नो अगर किया, अगर आपका ये ऑलरेडी वर्क पब्लिश है, ओरिजिनल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन क्लिक करने के पड़ेंगे। और बाद में जो नीचे दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन है, इफ द वर्क इज ट्रांसलेशन और एडाप्टेशन ऑफ द वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट, तो आपको नीचे पूरे डिटेल्स देने पड़ेंगे कि पब्लिशर कौन था, सेम डिटेल्स एज लाइक प्रीवियस, पूरे डिटेल्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर मेरा ओरिजिनल वर्क है तो मैं यहाँ पे यस क्लिक करके ये मेरा 3rd स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं जाऊंगा 4th स्टेप के ऊपर।
ये मेरा 4th स्टेप। तो मैं यहाँ पे ई पेमेंट करूंगा, जो मैंने 500 रुपए बोला था। सो ई पेमेंट के ऊपर क्लिक किया तो आपने यहाँ पे आप पे का ऑप्शन है, पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, टोटल अमाउंट ऑफ सबमिशन ₹500 फॉर लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क। तो आपको यहाँ पे 500 रुपए लगेंगे। सो पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो दिस उसके बाद ये नेक्स्ट पेज आ जाती है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया है फॉर्म नंबर, देन रिक्वेस्ट नंबर और अमाउंट दिया रहता है। डायरी नंबर अभी जनरेट होना बाकी है, डायरी नंबर पेमेंट के बाद ही जनरेट होगा, जो भी है। देन वहां पे नीचे ऑप्शन दिया है आई एग्री विद द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ लो, जो भी एक्चुअली सभी को वो करनी पड़ेगी, और डायरेक्शंस रहेंगी गवर्नमेंट की अकाउंट टू पेमेंट। और वहां पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है। अगर कुछ आपको लगा है कि वहां पे मेरा कुछ पेंडिंग है बाकी वर्क, तो यहाँ पे आप बैक करके पीछे भी जा सकते हो, बट यहाँ पे हम मेक पेमेंट करके आगे जाएंगे। ये मेक पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद ये वाला पोर्शन ओपन होता है। तो नेम किसका है, एड्रेस क्या है हमने जहाँ पे डाला था, सिटी क्या है, स्टेट कौन सी, पिन कोड क्या है, तो ये सब चीजें ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे डिटेल्स दिख रहे हैं, पर्पज ऑफ पेमेंट सब दिख रहा है, 500 रुपए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा पेमेंट कंफर्म करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा। तो आगे जाएंगे तो आगे ऑप्शंस आएंगे। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे। अभी हम टेक्नो सेवी हो गए कि मैं पेमेंट नेट बैंकिंग से करूँ, डेबिट कार्ड से करूँ, क्रेडिट कार्ड से करूँ। अभी यूपीआई पेमेंट बहुत अच्छा है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस टैक्सेस भी नहीं लगते, तो आप यूपीआई पेमेंट से जाओ। और यहाँ पे देखिए कि हमारा सक्सेस रेट भी दिया है। तो प्लीज मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिसका सक्सेस रेट ज्यादा है उसी से जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट फेल भी होता है ना। ऐसा नहीं कि पेमेंट फेल हुआ तो पैसे वापस नहीं आएंगे, वो 3 दिन के बाद वापस आते हैं, ऐसा नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक है, इसका यूज करते जाओ, क्योंकि उसका सक्सेस रेट थोड़ा पेमेंट का ज्यादा है। क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सभी सर्वर का इश्यू आता है, कब होता ही रहता है। तो यूजुअली ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो मैंने यूपीआई का ऑप्शन क्लिक किया, क्योंकि आजकल हम यूपीआई से बहुत ज्यादा पेमेंट करते रहते हैं। तो यूपीआई क्लिक करके हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूपीआई पेमेंट पूरा मैंने प्रोसेस कर लिया। तो यहाँ पे मैं अभी कंफर्म करूंगा, आई हैव टू कंफर्म दिस बटन। कंफर्म होने के बाद ये रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये रिसिप्ट जनरेट होने के बाद हम टोटली अपने प्रोफाइल से लॉग आउट हो जाएंगे। कैसे हो गया, हम अपने प्रोफाइल में थे, हम जब पेमेंट करने जाएंगे हम रिडायरेक्ट हो गए बैंक के दूसरी वेबसाइट के ऊपर। पेमेंट करने के बाद हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो ये जो रिसिप्ट है, हमेशा याद रखना कि ये रिसिप्ट को हमें डाउनलोड करना है। क्योंकि कैसे है कि हमारे पास प्रूफ चाहिए कि मैंने ये पेमेंट, क्योंकि ये ना रिसिप्ट मेल पे आती है ना अभी यहाँ पे रहेगी, या फोटो खींच लो, बट इसको हम यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो इसको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, आपके पास पेमेंट का प्रूफ रहेगा। क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट नंबर दिया है, फाइलिंग डेट लिखी है, सब डिटेल्स यहाँ पे आते हैं। क्योंकि आपको अगर कुछ कम्युनिकेशन करना है, मैंने पेमेंट किया था, ये किया था, वो किया था, तो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। तो यहाँ तक एक हमारा प्रोसेस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड प्रिंट और सेव एज अ बटन। प्रिंट, अगर आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर को अटैच है तो आपको उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पर मेरा सुझाव ये रहेगा, सेव पेपर तो हम सेव एज अ पीडीएफ करके, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है प्रिंट निकाल की, तो एज अ सेव एज अ पीडीएफ आप उसको अपने पास सेव करके रख सकते हो। अभी हम हमारा एक क्या बोलते हैं, जैसे एक मूवी का इंटरवल रहता है, जैसे हम जाते हैं मूवी देखने, तो एक यहाँ पे एक इंटरवल आ गया, ऐसे हम समझना। अभी हम लॉग आउट हो चुके हैं, अभी हमें जाना है, फिर से लॉग इन करना है। लॉग इन पेज के ऊपर जाना है, हमारा आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, जो भी वहां पे दिया है, और उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमें फिर से अपने प्रोफाइल में एंटर होना है। अभी हम हमारे प्रोफाइल में एंटर हो चुके हैं, और एंटर होने के बाद अभी क्या हो चुका है कि हमने प्राइमरी डिटेल डाल दी, पेमेंट हो चुका है। अभी हमारे पास हमें अपना
वर्क जो हमें कॉपरेट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप अब देख रहे हो रेड मार्क के ऊपर अपलोड वर्क एंड डॉक्यूमेंट ऐसा ऑप्शन आ गया है। तो ये रेड मार्क के ऊपर जो दिया है उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है और बाद में नेक्स्ट ओपन होगा। देखिए ये ओपन हो चुका है, वर्क अवेटेड एप्लीकेशन ऐसा एक ऑप्शन आएगा। मेरे प्रीवियस थे यहाँ, अगर मैंने प्रीवियस डाले होंगे तो प्रीवियस का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि अपलोडेड वर्क डॉक्यूमेंट, यानी पहले वाला डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, बट वर्क अवेटेड एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन किया है पर इसका वर्क अपलोड करना बाकी है। तो मुझे क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लू इसमें दिख रहा है लिंक, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो तभी मैं मेरा वर्क जो है मैं अपलोड कर पाऊंगा। अभी नेक्स्ट ओपन होगा, जैसे मैंने क्लिक किया है तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डायरी नंबर आ गया, जनरेट हो गया है, डायरी नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे फॉर लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क, और यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल शुड नॉट बी क्रॉस 10 MB, 10 MB के नीचे ही रहे। सो अभी मुझे यहाँ पे क्लिक करना है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। नेचर ऑफ मेरा डॉक्यूमेंट रहेगा लिटरेरी डॉक्यूमेंट में क्लिक करूंगा, चूज करूंगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मैं लिटरेरी वर्क टू बी कॉपीराइटेड दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू इसमें शेड में है, लिटरेरी वर्क टू बी कॉपीराइटेड, यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद ये चूज फाइल करके अपलोड करेगा। चूज फाइल हो गई, एड अटैचमेंट। उसके बाद हमें एनओसी ऑफ द अथॉरिटी, अगर मैं कोई कहीं अगर कोई फिजिशियन है ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो उसको उसके डिपार्टमेंट से या इंस्टीट्यूट से लेना है। अगर मैं मेरे इंस्टीट्यूट में अटैच हूँ, मैं कॉलेज में अटैच हूँ, तो मुझे कॉलेज से एनओसी लेना मैंडेटरी है। तो मैं मेरे कॉलेज से प्रिंसिपल से या एचओडी से मुझे एनओसी चाहिए, तो वो जरूरी है एनओसी लेना। तो यहाँ पे देखिए एनओसी लिया है ना, एनओसी ऑफ द पब्लिशर, एनओसी ऑफ द ऑथर, जो भी ऑथर्स है ऑथर्स के भी आप एनओसी अपलोड कर सकते हो। एनओसी ऑफ ऑथोरिटी मींस अगर मैं कॉलेज, ये अगर वर्क कॉलेज का है, कॉलेज से रिलेटेड कुछ चीजें इसमें आई है, तो मुझे कॉलेज की ऑथोरिटी से भी एनओसी लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एनओसी ऑफ द ऑथर्स भी चल जाएंगे। अगर मैं एक सिंपल फिजिशियन हूँ, मेरा ही सेटअप है, मैं ही कुछ कॉपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो यहाँ पे एनओसी ऑफ द ऑथर भी आएगा। तो यहाँ पे मैं एनओसी ऑफ द ऑथोरिटी अगर करके क्लिक करूँ और वहां पे एनओसी में अटैच करूँ। सो अभी क्या हो गया, मैंने ऑप्शंस भी क्लिक किए, चूज फाइल करके एड अटैचमेंट डाल दिया। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच देखिए दिख रहा है कि मैंने लिटरेरी वर्क टू बी कॉपरेटेड जो मेरा डॉक्यूमेंट था वो भी अटैच कर दिया है, और एनओसी ऑफ द ऑथोरिटी जो भी है कॉलेज एंड अदर, वो भी एनओसी मैंने अटैच कर दिए। अभी ये अटैचमेंट मुझे अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है जो रेड ब्रैकेट में है। तो वहां पे मैंने क्लिक किया, तो अपलोड डॉक्यूमेंट करके मुझे वहां पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद डायरेक्टली मेरा वर्क जाएगा कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको डायरी नंबर जो था वो, उसका टाइटल, उसका डेट, सब जिस दिन में मैंने अपलोड किया है, और अपलोडेड डेट देखिए, डेट ऑफ फाइलिंग एंड अपलोडेड डेट। अगर मैंने उस दिन नहीं किया, मैंने नेक्स्ट डे किया, तो वहां पे डेट नेक्स्ट डे की आएंगी। सो यहां तक ये प्रोसेस खत्म हो चुका है, बट इसके बाद भी बहुत सारी चीजें रहती है, क्योंकि कभी कभी बहुत टेक्निकल चीजें रहती है कि फाइलिंग के वक्त होता है कभी कभी मेरा नेटवर्क कनेक्शन ही चले जाए, तो मेरा वर्क कहाँ गया। तो आपका वर्क कहाँ रहेगा, वो आपका वर्क रहेगा अगर नेटवर्क कनेक्शन बिजली चली गई, तो इसमें पेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म्स, तो यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स में आपका वर्क वहां पे रहेगा, आपको वहां से आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ तक कॉपीराइट का ये था कि हाउ टू डू कॉपीराइट। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। सो धन्यवाद डॉक्टर साहब। यस 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 बहुत अच्छी तरीके से आपने एक एक डिस्प्ले करके समझाया हुआ है, और मुझे लगता है कि वास्तव में बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा सभी लोगों के यस लिए। यस तो आज के वर्तमान समय की ये अच्छी नींव है, अगर आजकल बच्चे अगर इससे जुड़ते हैं
और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे क्रिएटिव माइंड अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है। क्योंकि एक सूचना के अनुसार जो मैंने इंटरनेट से ही ली थी कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर ली जाए रैंडमली तो उसमें 21% भारतीय दिमाग लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत के दिमाग की दाद देती है दुनिया कि हम वेस्ट से बेस्ट बना देते हैं और रीयूजेबल बना देते हैं और क्रिएटिविटी का तो कोई जोड़ ही नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारी परवरिश हमें बचपन से जो माहौल मिलता है मैक्सिमम यूज करने का, ये सारी चीज हम आयुर्वेद में भी लागू कर देते हैं। और हमारी काउंसलिंग बहुत अच्छी रहती है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे रुग्ण ऐसे पेशेंट भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने अपनी ओर से पूरा प्रेरित करके बहुत सारे लोगों को दिया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसका उपयोग करेंगे और बल्कि मेरे पास क्वेरी आएगी तो मैं एक बार फिर से आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि कोई हम केस लेके ही करें कि एक केस है और किस तरीके से हम उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। यस यस, प्रैक्टिकल एक हो सकता है, अगर किसी से आए मैं पीपीटी भी आपसे शेयर कर लूंगा। और किसी को प्रैक्टिकल अगर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक आधे घंटे में हो जाएगा एक कॉपीराइट, आधा घंटा तो लगता ही है एक कॉपीराइट डालने के लिए। अगर इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड रहता है, सर्वर के ऊपर, तो एक कॉपीराइट का हम करेंगे कि एक कॉपीराइट के लिए हम एक प्रैक्टिकल कर लेंगे वर्कशॉप जैसा, तो वो भी कर सकते हैं। जी, जिससे मुझे लगता है कि एक बार पता चले कि इस तरीके से होता है तो मुझे यस। लगता है कि बहुत सारे पॉइंट और बहुत सारे कॉपीराइट्स के पॉइंट उसमें सैंपल आ सकते हैं कि ये हो सकता है क्या, इसको कैसे करें, है ना। और उसमें कमी रही अगर होने में तो हमें किस तरीके से सोचना चाहिए था, क्योंकि ये भी बैकग्राउंड बड़ा जरूरी है इसके लिए कि हाँ नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ऐसा मॉडिफिकेशन के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से। अच्छा, किसी को अगर पूछना है कोई क्वेश्चन तो मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ सभी को। आप अनम्यूट करके अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक। और, अगर चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं वहां से भी डॉक्टर साहब से वो कर लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनदीप कौर की ओर से है इंफॉर्मेटिव लेक्चर। और मुझे लगता है कि लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसमें आगे आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमरजेंसी लेक्चर के लिए डॉक्टर साहब आपने तुरंत अनुमति देके यहाँ आए, विश्व आयुर्वेद परिषद की थैंक ओर से हम थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर नेहा शर्मा ने एक प्रश्न पूछा है। हाँ। एक मिनट। अच्छा, ट्रीटमेंट का कॉपीराइट कर सकते हैं ऐसा पूछा है। देखिए, इसका थोड़ा-सा मैं विस्तार से आंसर दूँगा। ट्रीटमेंट का कॉपीराइट तो हम जैसे आपको एक मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि मैं कोई रेसिपी है, मैं सूप बना रहा हूँ। तो समझो कि ये सूप आपकी एक ट्रीटमेंट जैसा है। उसे इंग्रीडिएंट का जो भी इंग्रीडिएंट है हमारे ट्रीटमेंट के ड्रग्स हैं। तो ये हम कॉपीराइट नहीं कर सकते। बट हाँ, हम प्रोटोकॉल कॉपीराइट कर सकते हैं। अगर आपने 10 केस सीरीज़ कर ली है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटोकॉल से मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो मैंने अभी हाल ही में अभी 6 महीने के पहले ही मैंने 2 प्रोटोकॉल डाले थे। मेरे नहीं डाले थे, मैंने मेरे कलीग के डाले थे। तो प्रोटोकॉल हमने कॉपीराइट किए, तो उसके कॉपीराइट आ चुके हैं। इसलिए मैं फर्मली बता रहा हूँ कि कॉपीराइट प्रोटोकॉल हम कॉपीराइट कर सकते हैं। जो आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो ट्रीटमेंट एज अ प्रोटोकॉल हम कॉपीराइट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सही बात है कि हम कुछ प्रासंगिक आधुनिक टर्मिनोलॉजी के साथ इसको अप्लाइड करते हैं, पुरानी टर्मिनोलॉजी को कुछ कोरिलेशन बनाते हुए, संप्राप्ति में कुछ समानता देखते हुए। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत सारे चिकित्सकों को उससे मदद भी मिल जाएगी कि अगर हम इस तरीके से अपना ही काम अकेले अकेले करें, है ना। इससे मैंने सुना है मेरी टीचर से ही कि जब शुरुआत में जब ये फोर्सेप डिलीवरी ढूंढी गई
तो 100 साल तक उस व्यक्ति ने अपने ही कुनबे में रखी थी। आफ्टर 100 इयर्स फिर समझ में आया कि अच्छा दे हैव सम फॉरसेप लाइक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर इज अ इजी डिलीवरी। तो सही बात है, और उसके बाद वो दुनिया के सामने आई और बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई। जहाँ सी सेक्शन इतना इजीली उस जमाने में नहीं था, अच्छे नहीं। एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी नहीं थे अवेलेबल जन हम्म, सामान्य को, है ना। बड़े बड़े लोगों को तो सब हाँ, उपलब्ध रहता है हर एक युग में, अगर जन सामान्य तक ये सुविधा पहुंचाना भी तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत तो बहुत ऐसा सुना था टीचर से, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से भी आगे yes, आ सकते हैं। तो विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस बहुत व्याख्यान धन्यवाद। में आप आए, बहुत बहुत अंतःकरण से धन्यवाद। धन्यवाद। इमरजेंसी स्पीकर वाला धन्यवाद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना कर्तव्य है कि जहाँ भी हो वहाँ खड़े रहे। आपने जो पहले बोला था कि हम होना करना चाहिए, हर एक का ये कर्तव्य है कि आयुर्वेद के लिए करना करना चाहिए बस। जी जी, क्योंकि लगभग 2-3 महीने में हो जाती है ना डॉक्टर साहब, मेरा तो बिल्कुल हाँ, हालत खराब हो जाती है कि नहीं इससे नहीं कौन नहीं। मिलेगा। तो कहीं ना कहीं नहीं, हम भी आपको सुझाव देंगे कि भाई ये स्पीकर हम रख सकते हैं। जी जी तो जी। और भी नए नए विषय अगर प्लेटफॉर्म पे आए तो अच्छा होगा। जी, ठीक। योगेश्वरी जी को मैंने वही रिक्वेस्ट किया था कि मैं भी हाँ ढूंढती हूँ, आप भी थोड़ी मदद कर दो। हाँ तो हाँ। अभी मुझे एक्चुअली उनका आज वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का वैलिडेटरी चल रहा है उनका। हाँ जी हाँ। हाँ, उन्होंने अपनी असमर्थता बताई थी कि कहीं यस और यस। व्यस्तता के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ। तो सच में बहुत बहुत धन्यवाद। यस, और थैंक यू वेरी मच। हाँ, यस। लास्ट में मैं शांति मंत्र बोलती हूँ, आप सभी हाँ। रख कर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ सभी का धन्यवाद। आज के स्पीकर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।